हेलो नमस्ते, स्वागत आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। भारत भ्रमण की जो हमारी सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग भाग 2 एपिसोड 2 जिसमें हम लोग तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे। इस स्टेट के कल्चर को जानेंगे। यहाँ पर जो प्लेसेस है, माउंटेन है, रिवर्स हैं, टेरेन है, क्या अर्थव्यवस्था है, लोग क्या कामकाज करते हैं, क्या यहाँ पर जो इनका फोक डांस है, इन तमाम बातों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट की बात करें तो सेम कंटेंट जो आपका पिछली वीडियो में रहा था यही हमारा पैटर्न रहेगा। इसमें हम लोकेशन के बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, सोशल एंड कल्चरल जो स्ट्रक्चर उसके बारे में, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, रिवर्स के बारे में, माउंटेन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं तमिलनाडु में उसके बारे में, और करंट न्यूज कोई हाल फिलहाल में कोई घटना घटित हुई है तमिलनाडु में और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन देखिए, ये तमिलनाडु है आपका इंडिया के अंतर्गत। ये पूरा जो हिस्सा है ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। और अगर हम इसको डीपली देखें तो एक साइड में यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु के, और दूसरी साइड पर आपका पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि जिसको बोलते हैं। तमिलनाडु को एक तरफ से बे ऑफ बंगाल टच करती है, दूसरी तरफ से आप देखते हैं कि जो हमारा हिंद महासागर है वो टच करता है, और तीसरी तरफ से आपका अरब सागर भी इसको टच करता है। तो एक प्रकार से तीनों जो जल संधियां हैं उनके बीच में एक पॉइंट है तमिलनाडु। ठीक है। श्रीलंका के साथ भी यहाँ पर एक रामेश्वरम है जिसको बोला जाता है कि भाई ये श्री राम के द्वारा जो पुल बनाया गया था उसके जो निशान है अवशेष है वो आज भी यहाँ पर बचे हुए हैं। तो श्रीलंका के साथ तमिलनाडु कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी दिखाता है। चलिए नेक्स्ट, इतिहास की बात करें तो इतिहास में यही है कि जो तमिलनाडु के ऊपर, जो वर्तमान का जो तमिलनाडु है उसके ऊपर चोल, चेर और पांड्य जो राजा थे उन्होंने इसके ऊपर शासन किया। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य ने भी यहाँ पर शासन किया। इसके अलावा पल्लवों ने भी यहाँ पर शासन किया है। उसके बाद अंग्रेज जब भारत आए तो अंग्रेजों ने अपना जो सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित की थी वो मछलीपट्टम में की थी, मछलीपट्टम में। और ये वो कहाँ है, वो तो आपका तमिलनाडु में है। ठीक है। तो इतिहास के लिए इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। देखिए चोल, पांड्य और चेर राजवंशों ने यहाँ पर राज्य किया था। उसके बाद सबसे ज्यादा जो राज किया वो चोल साम्राज्य ने किया। इसके बाद यहाँ पर बहमनी सल्तनत भी स्थापित हुई थी। विजयनगर साम्राज्य ने भी अपना यहाँ पर आधिपत्य किया। 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी बनी जिसमें दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकार के हिस्से शामिल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मछलीपट्टम में अपनी फैक्ट्री लगाई थी और उसके बाद मद्रास राज्य का पुनर्गठन किया जो वर्तमान में तमिलनाडु है। और आज के टाइम में जो जिस तमिलनाडु को हम लोग जानते हैं उसका जन्म 14 जनवरी 1969 को हुआ था। ठीक है, ये सफिशिएंट है। अब आगे बढ़ते हैं, जलवायु की बात करते हैं। तो सामान्यतः जो जलवायु है वो किस प्रकार की, वो ट्रॉपिकल टाइप की है। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, ज्यादातर गर्मी का ही मौसम रहता है। ठीक। और मई और जून में सबसे गर्म महीने रहते हैं। चेन्नई में अगर औसतन तापमान की बात करें तो लगभग 38 डिग्री सेल्सियस रहता ही रहता है। तो जलवायु क्या है, ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। ठंड जो होती है वो भी थोड़ी जनवरी और फरवरी में ही थोड़ी बहुत होती है। अदरवाइज जो क्लाइमेट है वो आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अब वर्षा की अगर हम लोग बात करें तो सामान्यतः जब देखा जाता है तो तमिलनाडु में वर्षा जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा होती है। जनरली भारत में क्या होता है कि जब मानसून आता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है। ठीक है, वो इस तरीके से आता है, यहाँ से आता है और पूरे भारत को कवर करता है इस तरीके से, यहाँ से ऊपर जाते हुए। ठीक है। और यहाँ पर बरसात करते हैं। तो पूरा भारत जो वर्षा को प्राप्त करता है वो किससे करता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से करता है। उसके बाद जब जुलाई के बाद, सितंबर के बाद जब मानसून लौटता है तो मानसून लौटते हुए अक्टूबर नवंबर के मंथ में बे ऑफ बंगाल से पानी को ग्रहण करते हुए तमिलनाडु के पूर्वी छोर पर बरसात करता है। ठीक है। तो तमिलनाडु में अगर पहाड़ी इलाके की बात करें तो वेस्टर्न जो घाट है, तो देखिए वेस्टर्न घाट कहां पर है तमिलनाडु के, यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये आपका वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के पश्चिमी भाग पर बरसात अच्छी खासी होती है, जबकि साउथ तमिलनाडु क्या है, कंपैरेटिवली वहां पर सूखा रहता है। मानसून का यही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा कौन से मानसून के द्वारा होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के माध्यम से होती है। इकोनॉमी की बात करें तो तमिलनाडु की आधी से अधिक कामकाजी जो आबादी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। और घरेलू खपत के लिए चावल, बाजरा, मूंगफली, दालें आदि का
का गन्ना, कपास, काजू और मिर्च जो है महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं। नकदी फसलें का मतलब क्या होता है? ऐसी फसलें जिनको बेचकर आप तत्काल में पैसा अर्जित कर सको, ठीक है, कम समय में पैदा हो जाती हैं और अच्छी पैदावार देती हैं और अच्छा मुनाफा भी देती हैं, तो वो क्या हो जाती है आपकी नकदी फसलें, जैसे मिर्च है, गन्ना है। तमिलनाडु भारत के शीर्ष मछली उत्पादकों में से एक है, जहां अधिकांश उपज समुद्री संचालन, मतलब समुद्र से जो मछली को पकड़ते हैं उनके माध्यम से ही इनकम जनरेट होती है। हालांकि इनलैंड जो फार्मिंग है फिशरीज की, वो भी तमिलनाडु में की जाती है। अब सोशल और कल्चर जो स्ट्रक्चर की बात करें तो हिंदू धर्म तमिलनाडु में मुख्यतः लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है, और तमिलनाडु को मंदिरों का भी आप कह सकते हैं राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 से ज्यादा मंदिर है, जिसमें से वर्ल्ड फेमस है मामलापुरम के जो मंदिर है, इनको आपकी यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। ठीक है, ये तस्वीर में आप लोग देख पा रहे हैं, इसको शोर टेम्पल भी बोला जाता है। शोर टेम्पल जो तट के किनारे है इसलिए इसको नाम दिया गया है शोर टेम्पल। ठीक है, ऐसे मंदिरों में गोपुरम, ये गोपुरम क्या होता है? देखिए गोपुरम क्या हो रहा है, सामान्यतः क्या होता है कि मान लो ये एक मंदिर है, ठीक है, और उस मंदिर को 4 दीवारी के अंदर रखा गया है। अब सामान्यतः क्या होता है कि जो एंट्रेंस का जो गेट होता है वो छोटा होता है और मंदिर का जो शिखर होता है वो बड़ा होता है, लेकिन तमिलनाडु में एक अलग प्रकार की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो स्थापत्य शैली पाई जाती है, वो है द्रविड़ स्थापत्य की शैली। उसके अंतर्गत क्या था, बड़े बड़े गोपुरम बनाए गए। गोपुरम का मतलब जो एंट्रेंस गेट है वो बहुत बड़े बनाए गए और जो मेन मंदिर है वो बहुत छोटे रखे गए। ठीक है, सामान्यतः ऐसा नहीं देखा जाता था, इसलिए गोपुरम आपका यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पहले भी पूछ चुकी है और फिर भी पूछ सकती है। ठीक है, लोक नृत्य की बात करें तो अनेक प्रकार के लोक नृत्य तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जिसमें फेमस है भागवता नंदम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा में नृत्य किया जाता है। वोमल्लटकम कठपुतली डांस है, ये भरतनाट्यम, ये तो वर्ल्ड फेमस है। चक्की अट्टम 8-10 नर्तकियों एक व्रत में खड़े होकर डांस करती है, और कोलाट्टम हाथ में लाठी के साथ एक डांस किया जाता है, ये भरतनाट्यम की तस्वीर है। तो ये क्या है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भरतनाट्यम चूंकि फेमस है, इसके बारे में शायद आपसे एग्जामिनर ना पूछे, लेकिन वो पूछ सकता है भगवथा नंदम, या वो पूछ सकता है वोमलट्टम, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं त्योहार की। तमिलनाडु के त्योहारों में जो सबसे फेमस है वो है आपका पोंगल त्योहार। ठीक है, पोंगल त्योहार जो है आपका सबसे फेमस है। उसके बाद जल्लीकट्टू है, चितीर है, आदि पिरेकू है, महामागम है, कंथूरी है, बेलंकन्नी है और तिक्कर्तिका दीपम है। जल्लीकट्टू ये देखिए, इसके ऊपर तो काफी विवाद भी हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और उसने जल्लीकट्टू को बैन कर दिया था। हालांकि उसके बाद वो स्टे हटा लिया गया और जल्लीकट्टू आज भी जारी है तमिलनाडु में। और ये है पोंगल का त्योहार। पोंगल एक प्रकार से नववर्ष फसल कटाई के समय मनाया जाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु का ये भी फेमस है। अब जनजातियां, ट्राइबल जो कौन कौन सी ट्राइबल वहां पर पाई जाती हैं, तो ये कुछ ट्राइबल्स के नाम हैं। आपको खैर बस दिमाग में एक जनरलाइजेशन के तौर पर आप इसको याद कर सकते हैं, कोई ऐसा डीप पूछता नहीं है। अगर डीप की बात करें तो कैंचू, कनियान, इरिलूर और अधियान, ये कुछ जनजातियां हैं जो आपकी फेमस है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, सीधा सीधा आपसे बस राज्य दे देगा और जनजातियां दे देगा और उनका मिलान कराएगा। कोई आपसे डीपली नहीं पूछने वाला कि जो कोचू जनजाति है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये तरीका नहीं है यूपीएससी का। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। अभी गवर्नमेंट ने 5 नेशनल पार्क की मंजूरी दे दी है, 5 नेशनल पार्क की मंजूरी दे दी है। इस मैप में आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, एक अभी बनेगा। तो ये देखिए, ये है ग्युंडाई नेशनल पार्क, उसके बाद है आपका मुकुरुथी नेशनल पार्क यहाँ पे, उसके बाद आपका इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, और ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार मरीन पार्क। ठीक, अभी 5वां बनेगा, सरकार ने मंजूरी दी है, उसके बारे में भी जान लेंगे। तो ये है नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए। अब यूपीएससी नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से लेकर आपका साउथ या ईस्ट से लेकर वेस्ट, किसी भी तरीके से इससे लगवा सकती है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो ये देखिए, यहाँ बिल्कुल कोने पे, बे ऑफ बंगाल के कोने पर पॉइंट क्लीमिर कोडियाकरी, ये क्या है, ये आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा कल्लक्कड़, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा मधुमलाई, ये क्या है, ये भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर बर्ड सेंचुरी की बात करें तो बर्ड सेंचुरी आपकी वेदाथंगल, करिवतई,
वेटानगुडी और चित्रांगुडी, ये कुछ फेमस हैं जो साइटें हैं जिसको वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसके बारे में ये जानना इंपॉर्टेंट था। अब नदियों की बात करते हैं, तमिलनाडु में कौन सी नदियां हैं। देखिए मेनली तो तमिलनाडु की अगर नदी की बात करें तो सबसे बड़ी जो नदी है वो है कावेरी, जिसके ऊपर पूरी लाइफ लाइन रिलेट करती है कर्नाटक की, तमिलनाडु की सॉरी, तो वो है कावेरी नदी। इसके अलावा भी, कावेरी नदी के अलावा भी कुछ फेमस नदियां हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, जैसे आपकी भवानी है, अमरावती है, चिन्नार है, मैयार है, या चेमियार है और पालार है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो तमिलनाडु में प्रवाहित होती हैं। अब पर्वत और शिखर की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कौन सा जो पर्वत श्रृंखला है या पर्वत है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो जावेदी की पहाड़ियां हैं वो ये रही, उसके बाद शिवाराय की पहाड़ियां वो ये हैं, उसके बाद आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां यहाँ पर है, वेस्टर्न घाट का जो हिस्सा है, फिर करडामम की जो पहाड़ियां है, और ये है पल्लानी की पहाड़ियां। ये कुछ फेमस पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। अब अगर हम लोग बात करें सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु की क्या है, डोडा बेटा। ये कहाँ है, वेस्टर्न घाट पे है। कहाँ पर, नीलगिरी जो आपकी पर्वत श्रृंखला है उसके अंतर्गत ये पाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा इसमें कोई डिटेल जानने की जरूरत है नहीं। आपको बस ये सीक्वेंस में पता होना चाहिए, इनका नॉर्थ से लेकर साउथ तक पता होना चाहिए। भाई सबसे ऊपर जावेदी है, फिर शिवारोय है, फिर नीलगिरी है, फिर पल्लानी है, फिर करडाडम है। ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फेमस जो टूरिस्ट प्लेस है, स्पॉट हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या है, ये है महाबलीपुरम। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। महाबलीपुरम के बाद आप बात करते हैं, ये आपका मदुरई, फेमस शहर है। ये मदुरई फेमस शहर है तमिलनाडु का। इसके अलावा ये आपका हिल स्टेशन है तमिलनाडु का, कोडाईकनाल इसका नाम है, कोडाईकनाल। आपको जाना चाहिए घूमने के लिए, अच्छी जगह है। ये आपका कन्याकुमारी, जहां पर आप बोट से ही जा सकते हैं, एक टापू के ऊपर बसा हुआ है। ये सारी स्ट्रक्चर जो है टापू के ऊपर है, तो ये भी खूबसूरत जगह है। ये है आपका वेल्लार का किला, टीपू सुल्तान से ये रिलेट करता है, इसलिए भी फेमस है और खूबसूरत जगह है। इसके बाद ये वर्ल्ड फेमस जो साइट है, वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस है, वो है आपका ऊटी, है ना, तमिलनाडु का ऊटी जो जगह है ये आपकी वर्ल्ड फेमस है, ये तमिलनाडु में है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद है आपका कांचीपुरम, ये भी आपका अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है, घूमने लायक जगह है, ये भी कर्नाटक से बिलोंग करती है। अब बात करते हैं करंट न्यूज की, हाल फिलहाल में कौन से ऐसे इवेंट है जिसको लेकर तमिलनाडु चर्चा में रहा है। तो देखिए तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो सोलर प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल किया गया। कहां पर, तमिलनाडु के थूथुकुडी जो जिला है वहां पर इसको इंस्टॉल किया गया। तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, क्वेश्चन यही आएगा पीसीएस में या यूपीएससी में भी आएगा, तो यही आएगा कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया गया है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में एक भारत सरकार के द्वारा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको तमिलनाडु की सरकार ने विरोध किया। तमिलनाडु की सरकार का यह कहना कि आप इसको प्लीज यहां पर इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, जो पश्चिमी घाट का जो वाइल्ड लाइफ है, जो वहां की इकोसिस्टम है, उसको नेगेटिव तौर से वो इंपैक्ट करेगा। तो इसलिए इसका लगातार विरोध हो रहा है और अभी तक ये इंस्टॉल नहीं हो पाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की जो स्थापना है वो कहां पर करने की सरकार ने घोषणा की है, तो तमिलनाडु में की है, तमिलनाडु के थेनी जिले में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तमिलनाडु और डेनमार्क राज्य ने मन्नार की खाड़ी में एक एनर्जी आइलैंड बनाने की योजना की है, जो श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे के बीच स्थित होगा। मुख्य बिंदु यह है कि यह योजना इसलिए बनाई गई क्योंकि तमिलनाडु हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अपने पदचिह्न का विस्तार करना चाहता है। तो तमिलनाडु और किस राज्य के बीच में मन्नार की खाड़ी में एक एनर्जी आइलैंड बनाने की घोषणा की गई है, तो यह क्वेश्चन बनेगा, तो इसका आंसर आएगा डेनमार्क के बीच में। ठीक,
सेकंड, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व को बनाने की मंजूरी दी है और इस बाघ अभ्यारण्य में श्रीविल्लुरपुथूर गिलहरी, ग्रिजल्ड गिलहरी और मेघामलाई वन्य जीव अभ्यारण्यों को शामिल किया जाएगा। और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, मुद्दुमलाई, कलाकड़, मुंथुरल, अन्नामलाई, सत्यमंगलम और श्रीवल्लूर मंगलापल, ये इसका नाम होगा। श्रीवल्लूर मंगलामलई, ये इसका नाम होगा किसका, 5th टाइगर रिजर्व का, जो कहां पर स्थापित किया जाएगा, तमिलनाडु में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आर्द्र भूमि के साथ कलिवेली झील तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है और राज्य सरकार द्वारा कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने के प्रयासों के कारण कलिवेली खबरों में है। तो ये डिमांड की जा रही है तमिलनाडु सरकार के द्वारा कि ये देखिए यहां पर पुदुचेरी के बिल्कुल पास में है, कौन सी झील है आपकी कलिवेली झील है, ठीक है। तो इसको क्या वेटलैंड का दर्जा प्राप्त करने की कोशिश की जा रही, वेटलैंड का दर्जा। तो न्यूज में है, यूपीएससी पूछ सकती है, स्टेट पीसीएस पूछ सकता है कि जो आपकी कलिवेली झील है ये कहां पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु में स्थित है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि तमिलनाडु का एक संगीत वाद्य यंत्र है जिसका नाम क्या है, नरसिंहपेटई नागसवरम। नरसिंहपेटई नागसवरम, इसको क्या कर दिया गया, इसको जीआई टैग दे दिया गया है, इसको जीआई टैग दे दिया गया है। तो तमिलनाडु का ये एक फेमस संगीत यंत्र है जिसको जीआई टैग मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी साल इसको मिला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती आई है, बार बार भी पूछ सकती है और स्टेट पीसीएस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आप ये तस्वीर देख लीजिएगा ध्यान से, शादी ब्याहों में आपने साउथ की मूवीज में देखा भी होगा, एक लंबी सी ऐसा ये वाद्य यंत्र को बजाते रहते शादी फंक्शन वगैरह में। तो इसका नाम क्या, नरसिंहपेटई नागसवरम। ये कहां से रिलेट करता है, तमिलनाडु से। बस यूपीएससी इतना ही पूछेगी, इससे ज्यादा नहीं पूछेगी कि भाई कितनी तेज आवाज इससे निकलती है, कैसे इसको बजाया जाता है, उनको इससे मतलब नहीं है। वो सिंपल ये पूछेंगे कि जो नरसिंहपेटई नागसवरम है ये किससे रिलेट करता है, आपका तमिलनाडु से रिलेट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको अगर इससे कुछ बेनिफिट होता तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट भी हमसे जुड़ सकें, ताकि औरों के पास भी ये जो आपका क्वालिटी कंटेंट है वो पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।